और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। अब से ठीक 17 घंटे बाद सरकार और किसान भाइयों के 5वें दौर की बातचीत शुरू होगी, लेकिन किसानों के तेवर देखकर ऐसा लगता है कि बात बनने के आसार न के बराबर हैं। किसानों ने 8 दिसंबर से भारत बंद का ऐलान किया है। सरकार और किसानों के बीच कल होने वाली बातचीत से पहले खास रिपोर्ट हमने तैयार की है, जिसमें किसानों की हर आशंका को दूर करने की कोशिश की गई है। किसान भाइयों, आप चाहे देश के किसी भी कोने में हो, अपना रिमोट रख दीजिए और इंडिया टीवी की इस रिपोर्ट को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देश के कृषि मंत्री खुद पॉइंट दर पॉइंट आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं और कृषि बिल को लेकर आपके हर कंफ्यूजन का सॉल्यूशन, समाधान इस रिपोर्ट में है। किसान आंदोलन का नवा दिन और दिल्ली पूरी तरह घिर चुकी थी। किसानों के आंदोलन के हेडक्वार्टर यानी सिंघू बॉर्डर का हाल देखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं सिंघू बॉर्डर पर, और लगातार इन लोगों की मांग है कि ये लोग यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक सरकार इनकी बात नहीं मानेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो किसान हैं वो अपने साथ अपने जानवरों को, घोड़े जो हैं उनके, आप देख सकते हैं उन्हें भी लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बार आप देख लीजिए, सब में म्यूज़िक सिस्टम जो है वो लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे एम्पलीफायर इसमें लगे हुए हैं और गाने बजाने के साथ यहाँ पर तमाम किसान जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। नोएडा दिल्ली बॉर्डर को भी किसानों ने घेर लिया था। मैं खड़ी हूँ, ये दिल्ली और नोएडा का बॉर्डर है और यहाँ की तस्वीर एक बार फिर से मैं आपको दिखा रही हूँ। तमाम किसान यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इसके साथ ही इस पूरे इलाके को बैरिकेड किया गया है। इन्होंने, ये किसान के तो बालक है नहीं, यदि किसान के बालक ये होते तो ये जानते कि किसान अपने बालकों का कैसे जीविका का। किसान आयोग का ये गठन नहीं करेंगे तब तक हमारा धरना यहीं पर चलता रहेगा और तब तक चलेगा, चाहे हमको यहाँ पर आम अनशन करना पड़े, अपनी जान की आहुति देनी पड़े। गाजीपुर बॉर्डर का हाल ऐसा था। किसानों के ऊपर बात करते हैं, किसी ने कोई संगठन बना रखा है, अगर वो संगठन आज भी सड़क पे नहीं आ रहा तो फिर वो किसान का हमदर्द नहीं हो सकता। ना मैं किसी की खबर खोदना, ना मैं किसी के पुतले जाना, ना वो तो अपना आंदोलन करना। हमारा किसान से इशू है। सरकार में कौन रहेगा? सरकार में मोदी जी रहे, सरकार में कोई दूसरा प्रधानमंत्री रहे, कोई तीसरा रहे। टीकरी बॉर्डर का हाल कुछ ऐसा था। ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी सरकार के कृषि बिल को लेकर किसानों के दिमाग में भ्रम भर दिया गया है। लेकिन आज किसान भाइयों का हर भ्रम दूर होगा। आज देश के किसान भाइयों के सवाल का जवाब खुद देश के कृषि मंत्री देंगे। एक तरफ किसानों के सवाल होंगे और दूसरी ओर देश के कृषि मंत्री का जवाब होगा। आज किसानों की हर आशंका को कृषि मंत्री आशा में बदलेंगे। पंजाब के जालंधर का किसान हो या यूपी के बुलंदशहर का किसान, देश के किसी भी कोने में कोई किसान भाई बैठे हों, बस चंद मिनट देश के कृषि मंत्री को बड़े ध्यान से सुनिएगा ताकि जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। अरे निर्णय इतना करना, पूरा देश देख रहा है, निर्णय इतना करना है कि गारंटी देनी एमएसपी या नहीं देनी, कानून लाना नहीं लाना, इन कानून को वापस लेना नहीं लेना। हम आपकी बात पे कैसे विश्वास कर लें कि एमएसपी जो आप कह रहे हैं कि मुझे मानी कि एमएसपी लागू रहेगी, एपीएमसी की सिस्टम लागू रहेगा। केवल किसान की सांसें चलती रहे, न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको भी आप नहीं दे रहे हैं। उसका आगाज हो चुका है। पूरे देश में मक्का का समर्थन मूल्य 1850 रुपया है, जिसमें हमको केवल 600 और 700 रुपया प्रति क्विंटल मिल रहा है। बाजरे का मूल्य 2100 रुपया है, 1000 रुपया में बिका है क्योंकि समर्थन मूल्य माल नहीं बिका है। हजारों किसानों के जहन में चंद राजनीतिक दलों और मोदी विरोधी चेहरों ने बात भर दी कि अगर ये बिल आया तो एमएसपी खत्म हो जाएगा। अगर किसान भाइयों के मन में 4 दौर की बातचीत के बाद भी कोई कंफ्यूजन रह गया है तो खुद सुनिए देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को। क्या एमएसपी सचमुच खत्म हो जाएगा? दरअसल क्या, एमएसपी पहले भी कानून का हिस्सा थी नहीं और आज भी कानून का हिस्सा नहीं है। एमएसपी भारत सरकार का प्रशासनिक निर्णय है और एमएसपी का लाभ हर किसान को मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। और इसलिए आपने देखा कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला काम ये किया कि किसान की एमएसपी को बढ़ाया और जो सरकारी खरीद होती थी उसकी सीमा को भी बढ़ाया।
अगर आप यूपीए के 10 साल को देखेंगे और मोदी जी के 6 साल को देखेंगे तो सरकार की खरीद जो है वो यूपीए के 10 साल से दुगनी से ज़्यादा है। और अभी कृषि के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो पहले गेहूं और धान दो ही जिन्सों की खरीद होती थी। मोदी जी ने दलहन और तिलहन इनकी भी खरीद को प्रोत्साहित किया। राज्य सरकारें जब हमको कहती हैं तो उन राज्यों में दलहन और तिलहन खरीदने का काम भारत सरकार नेफेड के माध्यम से करती है। और इसलिए जब एमएसपी को बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया, एमएसपी पर खरीद के वॉल्यूम को मोदी जी ने बढ़ाया, उसमें ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व किया और लगातार एमएसपी जारी रहेगी, यह बात प्रधानमंत्री जी ने भी जोर देकर कही। मैंने भी लोकसभा के फ्लोर पर और राज्यसभा के फ्लोर पर यह आश्वस्त किया देश के किसानों को कि एमएसपी थी, है और आने वाले कल में भी रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि एमएसपी कानून का हिस्सा हो ना हो, लेकिन एमएसपी तो जारी रहना ही है। ये भारत सरकार का आश्वासन है, प्रधानमंत्री का आश्वासन है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। यानी एमएसपी को सरकार ने ना तो पहले कभी खत्म किया और ना ही आगे कभी करेगी। किसानों के मन में अगला कंफ्यूजन है मंडियों को लेकर। चंद किसानों को ऐसा लगता है कि नए कृषि कानून से मंडियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, किसानों ਨਾਲ धक्का किया है, किसानों से पूछा नहीं है कि इसमें क्या फायदा है क्या नुकसान है, क्योंकि फायदा नहीं है इसमें नुकसान ही है। जो ऑर्डिनेंस इन्होंने जो बिल 3 बनाए हैं उसको रद्द करवाएंगे, वापस करवाएंगे, उनके बिना कोई दूसरी गल नहीं करेंगे। एक तो नहीं सैकड़ों हजारों किसानों के मन में मंडियों को लेकर अफवाह भर दी गई। तो किसान भाइयों, आप खुद कृषि मंत्री को सुनिए, मंडी से जुड़ी आपकी मुश्किल का कृषि मंत्री जवाब दे रहे हैं। देखिए, मंडी की अपनी प्रक्रिया है। मंडी में कुछ लाइसेंस व्यापारी होते हैं, उनकी सीमित संख्या होती है और वो लाइसेंस उनका एक ही मंडी के लिए होता है। मंडी में किसान की जिन्स आती है, उसकी नीलामी होती है, उससे भाव तय होता है। किसान का भाव जो बोली में तय हो जाता है वह उसकी मर्जी का हो अथवा ना हो, वो बेचने के लिए विवश ही होता है। हम लोग ये चाहते हैं नए रिफॉर्म्स के अनुसार कि एक तो किसान की जो जिन्स है उसके अंतर्राज्यीय व्यापार में कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, इंस्पेक्टर और लाइसेंसी राज नहीं होना चाहिए, और किसान की जिन्स पर कोई भी टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। क्योंकि जब कोई कर संग्रह हम करते हैं तो व्यापारी वो कर तो अपनी जेब से नहीं देता, किसान से ही उतने कम में खरीदता है। तो इसलिए हम लोगों ने ये सोचा कि प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए अगर मंडी परिधि के बाहर जो राज्य सरकार की मंडी है उसको प्रभावित किए बिना अगर शेष क्षेत्र में ओपन ट्रेड हो सकता है और किसान वाजिब दाम मिले, उस दाम पर वो अपनी फसल किसी को भी और कहीं भी बेच सकता है, तो ये स्वतंत्रता किसान को मिलनी चाहिए। और इसलिए इस बिल को हम लोग लेकर आए हैं और इस बिल के माध्यम से किसानों को फ़ायदा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। किसान भाइयों की अगली दुविधा एसडीएम कोर्ट को लेकर है। उन्हें लगता है कि एसडीएम कोर्ट विवादों के निपटारे की सही जगह नहीं है, क्योंकि वहां कॉर्पोरेट हावी होगा। इसलिए वो बिल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट की मांग कर रहे हैं कि हम एमएसपी को रखेंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम जो एसडीएम की प्रोविजन रखी है, हम वो एसडीएम की प्रोविजन को दूर करके कोर्ट की प्रोविजन करेंगे। ये छोटे छोटे पॉइंट है। लेकिन सरकार ने बिल में एसडीएम कोर्ट का प्रावधान क्यों रखा, कृषि मंत्री ने बहुत अच्छे से समझाया है। मैं समझता हूँ एक तर्क हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर हम लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि न्यायालय में वैसे ही प्रकरण बहुत हैं
और न्यायालय में जब प्रकरण जाता है तो उसका निराकरण करने में समय बहुत लगता है। और ये 2 लोगों के बीच का विवाद है, इसमें एसडीएम को हमने 30 दिन के अंदर निराकरण करे ये भी बांधा है, और वो किसान की भूमि के विरुद्ध कोई निर्णय नहीं कर सकता, ये भी उसमें प्रावधान किया है। और इसलिए ये सोचा था कि 1 महीना, हम न्यायालय को नहीं कह सकते कि आप 1 महीने में निर्णय करो, लेकिन एसडीएम को कानून में बांधा है कि 30 दिन के अंदर निर्णय इसमें करना होगा। और सबसे छोटी जो मजिस्ट्रेटियल इकाई है वो एसडीएम ही है, जो किसान के नज़दीक होती है, बाकी सब उसके ऊपर हैं। और इसलिए किसान की सुविधा को देखते हुए ही ऐसा सोचा गया है। लेकिन उनका तर्क ये होता है कि भाई न्यायालय में जाना चाहिए, लेकिन सामान्य तौर पर हमको ऐसा लगता था कि न्यायालय में जाएंगे तो एक लंबा समय लगेगा, और जब तक निर्णय आएगा तब तक किसान की दम ही निकल जाएगी। किसानों का अगला कंफ्यूजन सुनिए। किसी ने किसानों के कान में ये बात भर दी कि इस बिल से किसानों की जमीन कॉर्पोरेट के हाथ में चली जाएगी। नहीं, जो मेन है एमएसपी, स्टेट प्रोक्योरमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जुडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स है, तो दूसरे एक्ट्स हैं सारे। सबकी इन कानूनों से टोटल एग्रो बिजनेस कारपोरेट को जा रहा है, इसके लिए कानून बनाए गए। और कारपोरेट पे के पास जाने से जो पैदा करने वाला है वो उसको कम से कम भाव मिलेगा, और जो खरीद के खाने वाला है वो ज्यादा से ज्यादा भाव पे खरीद के खाएगा, उसको महंगे से महंगा मिलेगा। किसानों ने सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर लिया और सड़क पर उतर गए। लेकिन बिल में क्या सचमुच ऐसा कोई प्रावधान है जिससे कोई कॉर्पोरेट किसानों की जमीन हथिया ले? कृषि मंत्री ने साफ साफ समझाया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो एक्ट है उसमें क्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट होना है। हमारे देश में 86% छोटे किसानों की संख्या है। छोटा किसान अपने खेत में स्वयं निवेश करने में सक्षम नहीं है, और कोई दूसरा व्यक्ति भी उसके पास निवेश करने पहुंचता नहीं है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोसेसर, निर्यातक ये किसान के पास पहुंचेंगे और किसान से चर्चा करेंगे। किसान अगर राजी होगा तो वो क्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्रॉप का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ क्रॉप का ही होगा। इस एक्ट के माध्यम से कोई भी ज़मीन की लिखा पढ़ी कोई किसी से न कर सकेगा, न करवाई जा सकती है। ये प्रतिबंधित है इस एक्ट में। और इस एक्ट का फ़ायदा ये होगा कि बुआई से पहले अगर किसी भी किसान को ये मालूम पड़ जाए कि मुझे इतनी कीमत अपने फसल की मिलेगी, तो वो रिस्क उठाने को तैयार हो जाएगा। और अगर उसके पास मार्केट उपलब्ध नहीं है तो वो किसी भी महंगी फसल की तरफ इसलिए आकर्षित नहीं होता कि वो पूंजी भी लगाए और इधर उधर से कर्जा लेकर उत्पादन भी करे और अच्छा उत्पादन करे, लेकिन एंड टाइम पे उसको मार्केट नहीं मिला तो वो नुकसान में जाएगा। तो इस एक्ट के माध्यम से जो छोटा किसान है वो महंगी फसलों की ओर आकर्षित होगा, वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सकेगा, अच्छे गुणवत्ता का उत्पादन कर पाएगा और लगातार फ़ायदे में वो खेती कर सके। यह इस एक्ट के माध्यम से सुनिश्चित होगा। और इस एक्ट में हम लोगों ने ये भी कहा है कि करार से पहले एक औसत मूल्य का करार होगा, जिसमें उत्पादक और प्रोसेसर दोनों लोग मिलकर एक मैकेनिज्म तय करेंगे और औसत मूल्य निकालेंगे। और इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर जो औसत मूल्य का करार है, इसके अतिरिक्त अगर फसल आ गई और फसल आने पर बाज़ार में भाव बढ़ गया, तो ये भी करार में उल्लेख किया जाएगा कि भाव इतना प्रतिशत बढ़ेगा तो उसका इतना प्रतिशत हिस्सा किसान को और दिया जाएगा। दूसरा, किसान अपने जोखिम को ट्रांसफ़र करने में सफल होगा। जो औसत मूल्य का करार है वो किसी भी परिस्थिति में प्रोसेसर को किसान को देना ही पड़ेगा, इसके लिए वो बाध्य है। और अगर वो आनाकानी करेगा तो उस पर
150% का जुर्माना भी किया जा सकता है। तो मूल रकम भी उसे देना पड़ेगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा जो किसान को मिलेगा। इस एक्ट में किसान को पूरी सुरक्षा दी गई है। इस एक्ट से किसान कभी भी बाहर जा सकता है, लेकिन प्रोसेसर जो है इस करार से बाहर नहीं जा सकता। कृषि मंत्री ने यह भी कह दिया कि इस बिल से आढ़तियों को भी कोई खतरा नहीं है। इसको दूसरे दृष्टि से देखें कि अभी एक व्यापारी एक मंडी में व्यापार करता है और जब ट्रेड ओपन हो जाएगा और इस कानून का लाभ जब लोग लेंगे तो किसी भी क्षेत्र का व्यापारी किसी भी क्षेत्र में ट्रेड करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। अभी वो स्वतंत्र नहीं है, तो व्यापार पर कोई फर्क पड़ेगा ऐसा नहीं है। और कोई बड़े लोग आ जाएंगे और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा भी कोई कारण नहीं है। सामान्य तौर पर जो मंडी का व्यापारी है वो प्लेटफॉर्म बदल लेगा और स्वच्छंद रूप से पूरे देश भर में व्यापार करेगा, तो उसको कोई नुकसान थोड़ी होगा। यानी सरकार किसानों के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। इंतजार है कल की बातचीत का और सरकार और किसान दोनों को उम्मीद भी है कि इस बातचीत से कोई बीच का रास्ता जरूर निकल आएगा।